नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, लेट ए इज इक्वल टू, ये कोई सेट गिवन है हमें 1 2 3 4 और 6, लेट रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। अब कोई रिलेशन है ए टू ए बाय, डिफाइन कैसे किया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पर हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा। अब रिलेशन क्या है, बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ये जो हमारा सेकंड एलिमेंट है ये 1 से मतलब फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए पूरा, तो इन दोनों का क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, मतलब हम ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं अपने रिलेशन में। और ए और बी कहाँ से आएंगे, ए से, वो हमें पता है। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ईजी लगेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। आपको पता है ए कैन टेक, ए कहाँ से आ रहा है, कैपिटल ए से। अब ए हमारा 1 2 3 4 6 ये वैल्यू ले सकता है। सिमिलरली बी कैन टेक, क्या आ रहा है, सो बी इज़ डिविजिबल बाय ए चाहिए तो मैं बी से स्टार्ट करूँगा। लेट 1 बी इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, 1 इज़ डिविजिबल बाय 1, ठीक है, और किसी भी नंबर से 1 डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स 1 कॉमा 1 एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया हमारे पास। नेक्स्ट, लेट बी इज़ इक्वल टू 2, अगर बी 2 है तो 2 इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड 2 किस किस के साथ डिविजिबल है, 1 और 2 के साथ डिविजिबल है, तो अब लिख लो। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है 2 और ए की कितनी है 1 और बी की कितनी है 2, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की कितनी है 2। ये आपने प्लीज़ ध्यान रखना है कि बी की वैल्यू 2 ही रहेगी दोनों में, ए की वैल्यू 1 और 2, ठीक है। लेट बी इज़ इक्वल टू 3, सो 3 इज़ डिविजिबल बाय, अब 3 किस किस के साथ डिविजिबल है, 1 के साथ और 3 के साथ, 2 के साथ तो 3 डिविजिबल नहीं है, तो दैट मीन्स अब b की वैल्यू 3 है और यहाँ पर कितनी आएगी 1, सिमिलरली 3,3। अब नेक्स्ट चलते हैं, लेट b इज़ इक्वल टू 4, अगर 4 है b की वैल्यू, 4 इज़ डिविजिबल बाय, आपको पता है 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 4 से भी, वो नंबर खुद से भी डिविजिबल होगा ही। तो b की वैल्यू कितनी है 4, पहले a की वैल्यू 1 है, b की 4, a की वैल्यू 2 है, b की 4, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4। अब लास्ट लेट b इज़ इक्वल टू 6, 6 इज़ डिविजिबल बाय 1 2 3 एंड 6। तो हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, देखो 1 और 6, 2 और 6, 3 और 6, 6 और 6। तो मैंने b की वैल्यू सारी वैल्यू चेक करके देख ली, 1 2 3 4 6। अब और कोई भी हम b की वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि b की वैल्यू हमारे सेट में से ही आनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो 1 कॉमा 1, नेक्स्ट 1 कॉमा 2, उससे नेक्स्ट 2 कॉमा 2, उससे नेक्स्ट 1 कॉमा 3, 3 कॉमा 3, फिर नेक्स्ट 1 कॉमा 4, 2 कॉमा 4, 4 कॉमा 4, नेक्स्ट 1 कॉमा 6, 2 कॉमा 6, 3 कॉमा 6, 6 कॉमा 6। तो हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए, ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए, चेक कर लो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास 12 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप चेक भी कर सकते हो, 1 से 1 डिविजिबल है, 2 से 1 डिविजिबल है, 2 से 2, 3 से 1, 3 1 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है, 4 1, 4 2, 4 4, 6 1, 6 2, 6 3, 6 6। तो मैंने सभी ऑर्डर्ड पेयर सही लिखे हैं, तो ये हमारी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। तो हमारे जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो हमें मिल गया। अब जैसे ही हमें रोस्टर फॉर्म में लिख लिया तो उसके बाद जो डोमेन है ये बहुत इजी है, डोमेन ऑफ आर। आपको मैंने बार बार बोला है कि जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट, आप चेक करो यहाँ पर 1 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, 4 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, 6। तो इसके अलावा हमारे डोमेन में कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। अब रेंज ऑफ आर,
अब रेंज चेक कर लो। रेंज का क्या मतलब होता है कि ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट 1 2 रिपीट हो रहा है, ये 3 रिपीट हो रहा है, 4 ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। तो हमारी रेंज क्या आ गई 1 2 3 4 6। सिमिलरली अगर वो हमें कोड मेन पूछते तो कोड मेन भी कितनी आती है 1 2 3 4 6, क्योंकि कोड मेन क्या होती है हमेशा राइट हैंड साइड वाला सेट, मतलब ए, और ए में कितनी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और 6। So next question, sixth, determine the domain and range of the relation R defined by। हमें यहाँ पर कुछ रिलेशन गिवन है, उसकी हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब देखो रिलेशन सेट कैसा है, यहाँ पर कुछ ऑर्डर्ड पेयर गिवन है x, x + 5 थोड़ा डिफरेंट है, सच दैट x बिलोंग्स टू, मतलब ये x की वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 4 और 5। हमें यही इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके बिहाफ पर हमें इसकी डोमेन और रेंज दोनों को फाइंड करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं थोड़े से चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या हैं, देखो सबसे पहला चेंज कि यहाँ पर हमें रिलेशन के बारे में ये नहीं बताया कि रिलेशन किस पर डिफाइन है। जैसे हमें गिवन होता था कि रिलेशन A to A to B सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बट हमें यहाँ पर कुछ भी गिवन ऐसा नहीं है। दूसरा चेंज, यहाँ पर हमेशा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस फॉर्म में होता है x, y या a, b ऐसा कुछ भी, बट यहाँ पर कैसा गिवन है x, x + 5। अब तीसरा जो मेन चेंज है, आप कहोगे कि सर यहाँ पर हमें रिलेशन गिवन नहीं है। अब रिलेशन के बिना हम सेट कैसे लिखेंगे? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें रिलेशन तो गिवन है बट थोड़ा डिफरेंट मेथड से गिवन है। देखो कैसे, अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करो, देखो अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिखूँ x, y, अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी x + 5। तो ये हमारा क्या हो गया रिलेशन, कि अगर फर्स्ट एलिमेंट x है तो दूसरा क्या है उससे 5 ज़्यादा, मतलब 5 ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने x और y लिख लिया, इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो y क्या होगा उससे 5 ज़्यादा। तो ये हमारा क्या हो गया रिलेशन। अब जस्ट हमें रिलेशन सेट को लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, लेट, अब देखो x की पहली वैल्यू कौन सी है 0, विच इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आएगी 0 + 5, दैट मीन्स 5। अब हमें y के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है कि y मतलब सेट जो है, y जो एलिमेंट है वो कहाँ से आएगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर कौन सा बनेगा 0, 5। सो अब नेक्स्ट देखो, x की वैल्यू अब 1 ले लो आप, क्योंकि सब कुछ x की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, y के बारे में हमें कोई इन्फो गिवन नहीं है। 1 + 5 कितना आएगा 6, तो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 1, 6, x = 2, यहाँ पर कितना आएगा y = 2 + 5, दैट मीन्स कितना आया 7। तो हमारा ऑर्डर पेयर आ गया 2, 7। x = 3, यहाँ से हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई 3 + 5, दैट मीन्स 8, मतलब 3, 8। x = 4, विच इम्प्लाइज y = 4 + 5, दैट मीन्स 9। तो कितना आ गया 4, 9। x = 5, विच इम्प्लाइज y = 5 + 5 = 10, मतलब 5, 10। तो इस तरह से हमारे पास देखो x की वैल्यू लास्ट कहाँ तक थी 5 तक, तो मैंने 5 तक पूरा इसको लिख लिया। अब 5 के आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि x की वैल्यू 5 तक ही है, ठीक है जी। और उसके बिहाव पर हमारे पास y की वैल्यूज़ भी आ गई। तो अब ऐसा करो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लो। अब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखने लगा हूँ। 0 फिल किया तो मेरे पास क्या आया 5, 1 फिल किया 6, 2 फिल किया 7, 3 फिल किया 8, 4, 9, 5, 10। आप चेक भी कर सकते हो, देखो x + 5 मतलब x, और यहाँ पर क्या है 5 ज़्यादा, 0 है 5 ज़्यादा 5, 6, 2 5 ज़्यादा 7, 3 5 ज़्यादा 8, 4 5 ज़्यादा 9, 5 5 ज़्यादा 10। तो इस तरह से हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए रिलेशन सेट में। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन ऑफ आर, अब ये बहुत इजी है, मैंने आपको हमेशा बताया कि इनपुट या रोस्टर फॉर्म में जो भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, देखो यहाँ पर क्या है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है जी। अब उसके बाद हमसे पूछा है कि रेंज। अब देखो रेंज भी इसकी बहुत इजी है, जो भी हम इनपुट डालेंगे और उससे हमें जो भी आउटपुट मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे रेंज। अब देखो रेंज कैसी है इसकी,
देखो पहली आया हमारे पास 5, फिर आया हमारे पास 6, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का हमेशा सेकंड एलिमेंट क्या होता है, रेंज। सो 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। सो देखो हमने डोमेन और रेंज दोनों निकाल लिए। देखो सबसे पहले हमें कुछ ये रिलेशन जो सेट गिवन था ये थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पर x,x+5 था और x के बारे में इन्फो गिवन थी, तो मैंने उसी के बिहाफ पर सारा जो रिलेशन सेट है उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा तो मैंने इसकी डोमेन और रेंज को बड़ी आसानी से लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, राइट द रिलेशन आर। हमें कोई रिलेशन लिखना है इन दी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, रिलेशन के बारे में कुछ इन्फो गिवन है। यहाँ पर देखो x,x³, ये ऑर्डर्ड पेयर गिवन है सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा है, यहाँ पर हमें x के बारे में थोड़ी इन्फो गिवन है कि वो प्राइम नंबर लेस देन 10 है, बट यहाँ पर रिलेशन गिवन नहीं है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो लास्ट क्वेश्चन जैसे, अगर इसको कंपेयर करोगे x,y ऑर्डर्ड पेयर को, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, x³। तो हमारे पास रिलेशन आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमें x के बारे में क्लियर गिवन था कि x की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5, बट यहाँ हमें बताया कि x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10, मतलब 10 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स। आपको पता है कि कौन कौन सी होते हैं मेरे प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7। ठीक है, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। देखो कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि 1 भी प्राइम नंबर है, बट 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन है कि जैसे 2 है, 2 प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। 3, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 और 3, वो नंबर खुद। ठीक है, अब देखो 5, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 और वो नंबर खुद। बट ये जो 1 है इसका सिर्फ 1 फैक्टर है। बट प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी नंबर प्राइम तब होगा जब उसके 2 फैक्टर्स होंगे, मतलब वो नंबर खुद और नंबर 1। बट 1 का क्या है, सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो क्या है, वो नंबर खुद। अब किसी भी नंबर को प्राइम नंबर बोलने के लिए हमें 2 फैक्टर्स चाहिए, बट 1 का क्या है, सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो इसलिए हम 1 को प्राइम नंबर कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है, x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7। आप चाहो चेक भी कर लो, 8 को देख लो, 8 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, और जो 10 है वो 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। तो हमारे पास बेसिकली हमारे पास 4 प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5 और 7, जो क्या हैं 10 से छोटे। सो अब देखो मैंने x की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले क्या फिल की, 2। जैसे मैंने 2 फिल की, मुझे पता है रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू x³। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो हमारे पास कितना आ गया, 2,8। सिमिलरली मैंने x को 3 फिल किया, अब 3 का क्यूब कितना होगा, 27। तो 3,27। फिर 5 फिल किया, 5 का क्यूब कितना होगा, 125। तो 5,125। सिमिलरली लास्ट में x को मैंने 7 फिल किया, 7 का क्यूब कितना होगा, 343। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कौन सा बन गया, 7,343। अब इसके अलावा मैं x की कोई भी और वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे बोला गया कि x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो मेरे पास ये सिर्फ 4 वैल्यूज़ ही थी, और उसके बिहाफ पर मैंने y की वैल्यूज़ मतलब कि कैलकुलेट कर ली। अब देखो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोला गया। सो पहला ऑर्डर पेयर कौन सा है, 2,8। उससे नेक्स्ट कौन सा है, 3,27। फिर 5,125 और फिर 7,343। तो हमारे पास ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। तो ये हमारी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। अब देखो फिर वही बात, अगर इस क्वेश्चन में पूछें सपोज कि व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, सो डोमेन ऑफ आर, आपको पता है ये बहुत इजी है। जो भी हमारा ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, हमारा 2, 3, 5, 7, ये हमारी क्या है, डोमेन। सो लिख दो आप 2, 3, 5 और 7। ठीक है जी। सिमिलरली अब ऐसा करते हैं, रेंज भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी, रेंज ऑफ आर। अब आपको पता है जो भी रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, मतलब 8, 27, 125 एंड 343। तो इसको आप लिख दो 8, 27, 125 और 343।
3। तो इस तरह से हमने डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट कर ली। डोमेन एंड रेंज को आपको मैं हर क्वेश्चन में क्यों कैलकुलेट करवा रहा हूँ, क्योंकि डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी बार इसको प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी तरह से आपको डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, लेट ए कोई सेट हमें गिवन है एक्स वाई जेड एंड बी कोई सेट गिवन है 1,2, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू पी। अब ये जो क्वेश्चन है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है और मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से डिटेल से इसको समझाया भी था इस फॉर्मूला को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखो हमें नंबर ऑफ रिलेशंस पूछे हैं फ्रॉम ए टू पी। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, क्योंकि हमें पूछा है सेट ए टू बी। अगर यहाँ बी टू ए होता तो मैं यहाँ बोलता बी क्रॉस ए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। तो आपको पता है यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं 3, यहाँ पर कितने हैं 2, तो कितना आंसर आ गया 6। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना है 6। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट लिख लो, या आप ये लिख लो नंबर ऑफ रिलेशंस। एक ही बात है, मैंने आपको समझाया था कि ये एक ही बात क्यों है कि यहाँ क्या फॉर्मूला था इसका, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ठीक है जी, आपको पता है 2, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2 रेज़ टू पावर 6, तो कितना आंसर आएगा 64। सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितना आंसर आएगा 64, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर 6 मतलब 64, मतलब इसके सबसेट्स कितने बनेंगे ए क्रॉस बी के 64, और रिलेशन भी तो एक सबसेट ही है, तो इस तरह से हम 64 रिलेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर। मतलब ये जो रिलेशन है ये डिफाइन किसके ऊपर है, जेड। जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो रिलेशन हमारा डिफाइन है जेड के ऊपर। अब रिलेशन कैसा, देखो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, हमेशा ऐसा ही होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। अब दोनों, अब जो रिलेशन है वो हमारा जेड टू जेड डिफाइन है, मतलब ए जेड से आएगा, बी भी जेड से आएगा। अब रिलेशन कैसा देखो, a माइनस बी इज़ एन इंटीजर। अगर हम a में से b को माइनस करेंगे तो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। अगर हमें इंटीजर मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि a और b क्या है आपस में रिलेशन में। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ r, हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है रिलेशन की। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब से पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सभी में सपोज वो ऐसा क्वेश्चन था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या हमें कोई सेट गिवन था डायरेक्टली 0 1 2 3 4 5, या अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी गिवन था उसमें भी हमारे पास कंडीशन थी कि x इज़ लेस देन 4। बट यहाँ पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। मतलब ये जो हमारा a है एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है, ये इंटीजर है। अब इंटीजर में आप मेरे को बताओ, देखो सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर मैं इसकी बात करूँ सेट ऑफ इंटीजर्स, अब इसमें अगर मैं देखूं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 so on। अब इसमें इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हैं, मतलब जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो इनफाइनाइट टाइम्स मैनी मतलब वैल्यूज़ ले सकता है। अब उसको सबको मैं एरो डायग्राम से तो बना नहीं सकता ना, उसको मैं रोस्टर फॉर्म से लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेम कंसेप्ट अब हम फंक्शंस में भी यूज़ करेंगे डोमेन एंड रेंज के टाइम। ठीक है, अब देखो हमें बोला गया है कि a जो है वो इंटीजर है, b है वो भी इंटीजर है। अब रिलेशन क्या है, a माइनस बी इज़ एन इंटीजर। अब ऐसा करते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज ऐसा करते हैं हम a की वैल्यू 2 ले लेते हैं, b की वैल्यू आप ऐसा करो 3 ले लो, 2 - 3 ये क्या आया -1, ये क्या है इंटीजर। ऐसा करो a की वैल्यू आप ऐसा करो 4 ले लो, b की 4 कितना आ गया 0, ये भी तो एक इंटीजर है। ऐसा करो इसकी 100 ले लो, 98 कितना आएगा 2, ये भी तो एक इंटीजर है। थोड़ा और नंबर लेते हैं, ऐसा करते हैं ये 4 ले लेते हैं, ये 6 ले लेते हैं, b तो कितना आएगा -2, ये भी तो एक इंटीजर है। सो मेरा कहने का क्या मतलब है, देखो स्टूडेंट्स, मैंने a को 2 लेके देख लिया, b 3, मतलब a की वैल्यू छोटी b बड़ी,
दोनों इक्वल लेके देख ली, ए बड़ा लेके देख लिया, बी छोटा लेके देख लिया। हमेशा जब भी हम कभी भी किन्हीं भी दो इंटीजर्स को माइनस करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही तो आएगा। वो कभी भी रैशनल नंबर थोड़ी ना आ सकता है, मतलब p/q फॉर्म में थोड़ी ना आ सकता है। अगर मैं 4 में से 6 माइनस करूँगा तो -2 ही आएगा। अगर मैं 10 में से 12 माइनस करूँगा तो -2 ही आएगा। 10 में से मैं 20 माइनस करूँगा तो -10 ही आएगा। मतलब हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो हमारा रिलेशन सेट है इसमें इनफाइनाइट टाइम्स मैनी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। मतलब सभी का तो सभी के साथ रिलेशन बन सकता है। देखो अगर मैं सिर्फ 2 की बात करूं, 2 में से मैं 1 0 2 3 4 5 इनफाइनाइट टाइम्स मैनी अगर नंबर सब्ट्रैक्ट करूं तो भी मेरे पास हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। सो अकेले 2 के साथ ही इनफाइनाइट टाइम्स ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। सिमिलर 3 के साथ, 4 के साथ, 1 के साथ, 0 के साथ, -2 के साथ। तो इसको फिर मैं कैसे लिखूंगा, अब देखो डोमेन, तो इसकी हम फिर डोमेन कैसे लिखेंगे। देखो उन्होंने बोला ना डोमेन, फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन ऑफ आर। अब आपको पता है डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट। मतलब हमारा जो एलिमेंट है, मतलब फर्स्ट सेट में देखो z में, वो हर एक z के साथ इमेज, मतलब उसको अटैच होना चाहिए। अब कोई भी आप वैल्यू ले लो z में से, जैसे सपोज देखो -4 -3 सोन -2 -1 0 1 2 3 4 सोन। आप यहाँ से कोई भी वैल्यू ले लो, ये हर एक के साथ अटैच होगा। -4 किसी भी नंबर के साथ अटैच हो सकता है। -4 मतलब कि किसी भी और नंबर के साथ पेयर बना सकता है। सिमिलरली -3 भी किसी भी नंबर के साथ पेयर बना सकता है, क्योंकि उन दोनों की सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होगी, इंटीजर होगी। तो दैट मीन्स जो डोमेन है हमारी वो क्या होगी, ऑल इंटीजर्स। सभी नंबर मतलब कि पेयर बना रहे हैं, तो दैट मीन्स डोमेन हमारी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब उसके बाद हम रेंज की बात करते हैं। देखो रेंज ऑफ आर। अब देखो डोमेन में क्या है, इनपुट, मतलब हमारा जो -4 है सपोज वो सभी के साथ पेयर बना रहा है, -3 सभी के साथ पेयर बना रहा है, -2 सभी के साथ पेयर बना रहा है। अब रेंज क्या होती है, जो हमारी आउटपुट होती है। आउटपुट का क्या मतलब कि जो भी हमारे एलिमेंट्स मतलब कि राइट हैंड साइड में इस सेट के साथ अटैच्ड हों। अब -3 सभी के साथ अटैच होगा, -2 सभी के साथ अटैच होगा, -1 सभी के साथ, 0 1 2 3 ये सभी अटैच होंगे। मतलब ये जो हमारा रेंज आएगी वो भी क्या आएगी, ऑल इंटीजर्स। दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर। सपोज अगर वो हमें पूछें कोडोमेन, कोडोमेन के बारे में मैंने आपको हमेशा बताया है कि राइट हैंड साइड पे सेट वो कितना है, z। तो हमारी डोमेन, रेंज और कोडोमेन कितनी आ गई, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स।